हेलो फ्रेंड, मैं अनिमेश फिर से स्वागत करता हूँ आपका अनि मेडिकल एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। अभी 5G जनरेशन के लिए ये सिंपल बीमारी है क्योंकि 20 से 25 साल के यंगस्टर भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसकी प्रारंभिक उपचार क्या देंगे, फर्स्ट एड, और इसके आने का कारण क्या है, कॉजेस क्या है, और इसकी जो जांच है इसको हम कैसे डायग्नोस्ट कर सकते हैं कि ये बीमारी हमें कैसे आ रही है, कि कैसे इसका पता करें कि हाँ ये हार्ट अटैक ही है, और इसकी ट्रीटमेंट और इसका प्रिवेंशन कि इसको आने से कैसे रोक सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि हार्ट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और इसका एनाटॉमी किस टाइप का होता है। तो हार्ट की जो एनाटॉमी होती है वो कुछ इस प्रकार से है, और इसको 4 चैम्बर में डिवाइडेड किया जाता है: RA, RV, LA, LV। हार्ट की जो फिजियोलॉजी है वो स्टार्ट होती है सुपर वेना का से। ब्लड पूरे बॉडी से आए हुए डिऑक्सीनेटेड ब्लड को वो फर्स्टली पहुंचाता है राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में आने के बाद उसी को ट्राइकोस्पिड वॉल्व के थ्रू इसको पहुंचाया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से प्रेशर जनरेट करने के बाद इसको पहुंचा दिया जाता है लंग्स में। जाने के बाद इस ब्लड को, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को फिल्टर आउट करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अंदर लेके डिऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसका जो काम करता है पहुंचाने का, ये पल्मोनरी आर्टरीज करता है हार्ट में ले जाने का काम। वहां से जब फिल्टर आउट हो जाता है तो उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पल्मोनरी वेन लेके आता है हार्ट में, और ये पहुंचाता है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद इसको मिट्रल वॉल्व के थ्रू पास आउट किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर जनरेट करके फिर इसको आयोटा में पहुंचाया जाता है। आयोटा कई सारे आर्टरीज से लिंक रहता है, जो हमारे पूरे बॉडी में एक ब्रांच होता है। तो यहाँ से ही जो प्रेशर जनरेट होता है, इसी प्रेशर से ही पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। अब हम जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते हैं। हार्ट अटैक ऐसी स्थिति है जिसमें आमतौर पर हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होने के कारण ब्लड सप्लाई बंद कर देती हैं। इसमें हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसकी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स मरने लगती हैं। सेल्स तभी मरती है जब इसमें ऑक्सीजन का प्रॉपर सर्कुलेशन ना हो, तब जाते हैं। इस आर्टरीज ब्लॉकेज होने के कई सारे कारण होते हैं, और ये रुकावट अक्सर प्लग के जमा होने के कारण, प्लग मतलब इसमें थक्का, जो ये आपको ये सामने डिस्प्ले में दिखाए जा रहे हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में दोनों साइड से आपकी फैट, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जमा हुआ है, इसको प्लग कहते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज आती हैं, ब्लॉकेज के अनुसार इसको डिफरेंट हार्ट डिजीज में डिवाइडेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज। इसके अनुसार इसमें जो आपकी फर्स्ट आता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, दूसरा है एंजाइना, और तीसरा है लास्ट केस जिसमें होता है हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है कि प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का बिल्कुल भी सर्कुलेशन नहीं हो पाता है इसमें। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स की। जब किसी पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, उसको कैसे पहचानें कि ये हार्ट अटैक है, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे हार्ट अटैक आने के बाद। तो इसमें हम जानेंगे, जैसे माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन का सबसे जो सिंपल सिम्टम्स होता है वो होता है चेस्ट पेन। चेस्ट के लेफ्ट साइड में दर्द होना स्टार्ट हो जाए, एकदम चुभन दे के दर्द होता है। और इसके साथ साथ में जो दूसरा आता है पेन इन अपर बॉडी पार्ट, जैसे कि आपका डायफ्राम है, इससे ऊपर, डायफ्राम से ऊपर ऊपर, जैसे चेस्ट पेन हुआ, गर्दन में दर्द होना हुआ, गले में दर्द होना हुआ। फिर तीसरा जो आता है एक्सेसिव स्वेटिंग। क्या होता है कि किसी पेशेंट में ठंडक देख के पसीना आता है और साथ साथ में घबराहट भी होती है, और घबराहट के साथ साथ में पेशेंट को बेचैनी सा होने लगता है। तो जो ठंडक देख के पसीना आता है तो इसको नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए होता है, क्योंकि ये हार्ट अटैक के एक सिम्टम्स भी होते हैं। और चौथा आता है सडनली डिजीनेस, जैसे चक्कर टाइप का आ जाना, अनकंफर्टेबल फील करना, और साथ में चक्कर आते आते गिर जाना, सर में दर्द के साथ में गिर जाना। तो ये नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के।
फिर लेडीज़ों में ज़्यादातर देखा जाता है कि इंडाइजेशन, उनको हार्टबर्न के साथ साथ में मतलब गैस्ट्रिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको लगता है कि ये गैस्ट्रिक पेन है, बट यही गैस्ट्रिक पेन के जो सिम्टम्स है ये आपके हार्ट अटैक में भी आता है। छठा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब क्या होता है कि सांस का बार बार और तेज़ी से लेना। तेज़ी से लेने का क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हार्ट में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाता हार्ट अटैक के केस में, तो हमारी जो लंग्स होते हैं वो बार बार ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करने में ऑक्सीजन को इनहेल करने की कोशिश करते हैं। तो इस समय क्या होता है कि हमारे चेस्ट पेन के साथ साथ में सांस भी बहुत तेज़ी से आता है, लेना पड़ता है, वो सांस फूलने लगती है। तो हम जानेंगे फर्स्ट एड। इसका जो प्राथमिक उपचार है, जैसे किसी पेशेंट में अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स लगे तो उस समय उस पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए जो जो भी स्टेप उठाए जाते हैं वो फर्स्ट एड में आता है। सबसे पहले होता है कि किसी को बोले कि तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन कर ले, जैसे उनके लोकल इमरजेंसी नंबर पे। फिर दूसरा होता है कि उस पेशेंट अगर नियर बाय किसी मेडिकल स्टोर के पास में है या फिर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो सकता है, तो सबसे पहले एक डिस्प्रिन की टैबलेट ले लें, या डिस्प्रिन एस्प्रिन नाम से आती है, तो वो टैबलेट लेके तुरंत पेशेंट को दे दें। या फिर दूसरी टैबलेट आती है जो नाइट्रोग्लिसरीन, ये जीभ के ऊपर रखवा दें। इससे पेशेंट के जो क्लोट बन जाते हैं जो आर्टरीज में, तो उस क्लोट को तोड़ने के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है ये। तो उसके बाद आता है जो तीसरा सीपीआर। सीपीआर इसके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके आगे एक आता है जी, ये एक मेडिकल डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली एक एक्स्ट्रा शॉक दिया जाता है बाहर से, जिससे कि आपका हार्ट है वो इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। ये बड़े शहरों में ज़्यादातर देखा जाता है लोग। सीपीआर सीपीआर उन्हीं पेशेंट को दिया जाता है जो पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है। अनकॉन्शियस रहने के बाद पेशेंट को ना आप कोई टैबलेट दे सकते हो, ना कोई जीभ के ऊपर कोई कुछ रख सकते हो। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है कि किसी पेशेंट को अगर ऐसे हार्ट अटैक आया तो ऐसे पेशेंट को सीधा पीठ के बल लिटा दिया। लिटाने के बाद जो आसपास के जो क्राउड होता है, क्योंकि पेशेंट को वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जब ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके इसका हार्ट फिर से पंपिंग करेगा। तो आसपास के जो वेंटिलेशन होता है, तो सबसे पहले तो क्राउड को ख़त्म करें, साइड से हटाएं। हटाने के बाद पेशेंट को सीधा पीठ के बल लिटा दें। पीठ के बल लिटाने के बाद अपने बाएं हाथ को पेशेंट के चेस्ट, स्टर्नम और ब्रेस्ट दोनों के बीच में हाथ को रखें, अपने बाएं हाथ को। उसी हाथ के ऊपर दाएं हाथ को भी रखें। दाएं हाथ को लेकर उस दोनों उंगलियों को ऐसे लॉकिंग पोजीशन में हाथ को लॉक करें। उसके बाद पेशेंट के ऊपर आए, जो प्रेशर, जिससे कि जो प्रेशर पड़े हाथ से वो एकदम सीधे हार्ट तक जाए। सीपीआर कम से कम 9 से 10 बार कंटिन्यूसली देना पड़ता है, और इसे कंटिन्यूसली देने के बाद इसका एक बार ब्रीथ चेक कर लिया जाता है। ब्रीथ चेक करने के बाद अगर पेशेंट फिर भी ब्रीथ नहीं ले रहा है तो उसकी ठुड्डी को ऊपर करके फिर मुंह से सांस दिया जाता है। मुंह से सांस देने के बाद फिर से सीपीआर स्टार्ट किया जाता है। सीपीआर उसके बाद कंटिन्यू देना चाहिए होता है जब तक कि पेशेंट कॉन्शियस में ना आए या फिर एक दो झटके ना ले। झटके के साथ में अगर जैसे ब्रीथ लेना स्टार्ट कर दे तब भी हल्का हल्का करके सीपीआर देता रहना चाहिए होता है, जिससे कि प्रॉपरली हार्ट का पंपिंग स्टार्ट हो जाए। हार्ट पंपिंग स्टार्ट होने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके जो कॉजेज होते हैं, हार्ट अटैक आने के जो कई सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले आता है डाइट। हमारा डाइट में क्या ले रहे हैं। सबसे पहले जो सॉल्ट प्रोडक्ट होता है, शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है, फिर ऑयली प्रोडक्ट होता है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं डाइट में जो हम कंज्यूम करते हैं, वही जाके हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है, फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा देता है, जो कॉज करता है हार्ट अटैक का। फिर दूसरा आता है एजिंग। अब एज फैक्टर डिपेंड करता है, बट जो हम एज देखते हैं, जो रेशियो है 25 से 30 का, तो इस रेशियो में थोड़ा सा कम होता है। आफ्टर 40 या 45 हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते रहते हैं। तीसरा आता है जेनेटिक। जेनेटिक कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अपने मम्मी पापा से ये हाइपरटेंशन की बीमारी मिली रहती है, तो उनको तो कई सारी चीज़ों से बचे रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिनको जेनेटिकली हाइपरटेंशन की बीमारी मिले हुए होते हैं। फिर चौथा आता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल एवरीडे का जो लाइफ स्टाइल होता है कि एक तो स्ट्रेस भरा, आज के समय में सबको स्ट्रेस है, और एक्सरसाइज की कमी है। लोग एक्सरसाइज करने को तैयार ही नहीं होते हैं क्योंकि उनको वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, और साथ साथ में ना जो वर्क है, वर्कलोड भी मेंटली ज़्यादा है। अब
जो हार्ड वर्क करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वैसे ही मेंटेन हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल वैसे मेंटेन हो जाता है, तो उनको ज़्यादा कोई दिक्कत होता नहीं है। बट जैसे वर्क फ्रॉम होम है, अब खाना खाया और बेड पे बैठे काम कर लिए, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल से थोड़ा बचें। और जेंडर जेंडर डिपेंड करता है, क्योंकि मेल और फीमेल में कई सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होता है। जैसे स्ट्रेस लेवल मेल में ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, और साथ साथ में फीमेल क्या होता है कि कहीं जगह बैठ जाए तो वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, उससे उनका कहते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं रहता है। बट लड़कों का मेल में ये दिक्कत थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है। तो मेल में इसलिए हार्ट अटैक के केसेस भी ज़्यादा देखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू फीमेल। फिर आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होता है कि हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल हमारे लंग्स में बढ़ने लगता है, जो कि हमारे सीधे हार्ट रेट को बढ़ा देता है और ऑक्सीजन लेवल को डाउन कर देता है। और वैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं इनहेलेशन के थ्रू, अब वही ऑक्सीजन आते आके हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके फिर हमारे बॉडी में पहुंचा। अब जब पहले से ही लंग्स आपका डैमेज रहेगा तो ऑक्सीडेशन में आपको दिक्कत होना ही है। तो इससे क्या होता है कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं ये स्मोकिंग से भी बढ़ता है। फिर लास्ट आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को हाइपरटेंशन एक नॉर्मल सी चीज़ है, और साथ साथ में हाइपरटेंशन है और उसके साथ साथ में आपका अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो बढ़ने के साथ साथ में आपका जो सेल्स होता है हार्ट के वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेज हैं जो हार्ट अटैक को कॉज करता है। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस को। डायग्नोसिस में सबसे पहले ब्लड टेस्ट आता है। ब्लड टेस्ट में आपके ब्लड सैंपल से हार्ट की जो अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। फिर दूसरा आता है कार्डियक बायोमार्कर्स। तीसरा आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। इसमें आपकी जो हार्ट की जो वेव होती हैं, जो PQRS करके आता है 4 वेव, इसकी जो रिदम होती है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर चौथा आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हार्ट की जो साइज होता है वो क्लियरली आ जाता है। फिर पांचवा होता है इकोकार्डियोग्राम। इको में आपकी जो हार्ट की मसल्स का जो रिदम होता है इसको आप मशीनरी से कैचअप कर सकते हैं हम इसमें। फिर आता है CT, कार्डियो कंपैरेटिव टोमोग्राफी। फिर आता है कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, शॉर्ट फॉर्म में MRI कहते हैं। फिर आता है कोरोनरी कैथेटराइजेशन एंजियोग्राम। ये एक काफ़ी अच्छा डायग्नोसिस मेथड है कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसके और जो बारीक बारीक जो नसें होती हैं, बारीक जो आर्टरीज होती हैं, उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह कुछ आता है तो ये जो एंजियोग्राम होता है इसमें प्रॉपरली इसको हम देख सकते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है, और इसी मेथड से ही आगे जाके जैसे किसी पेशेंट में ट्रीटमेंट होता है। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है डायग्नोसिस का। फिर आता है ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें ट्रेडमिल के ऊपर आपको रन कराया जाता है, उसमें आपके हार्ट की रिदम को कैप्चर किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होता है इसको मैंने अभी 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो मेडिकेशन से और एक सर्जरी से। तो मेडिकेशन से कुछ मेडिकेशन के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके थ्रू हार्ट अटैक को आने से रोका जा सकता है, और साथ साथ में अगर आ भी जाए तो उसको आगे के लिए ना आए, तो इसकी रोकथाम के लिए भी ये कुछ दवाई मेडिसिन के ग्रुप हैं। जैसे फर्स्ट है एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट एजेंट, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर बीटा ब्लॉकर्स, फिर कॉम्बाइंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन, फिर डायरेटिक्स। फिर ट्रीटमेंट बाय सर्जरी। इसमें हमें जैसे किसी की सीवियरिटी ज़्यादा है कि उसको मेडिकेशन से आराम नहीं मिल रहा है, तो हम फिर उसकी थेरेपी चेंज करते हैं और सर्जरी में जाते हैं। तो सर्जरी में सबसे पहले होता है एंजियोप्लास्टी, फिर लेज़र, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व सर्जरी, फिर बाईपास सर्जरी, फिर आता है हार्ट ट्रांसप्लांट, फिर आता है स्टेंट प्रोसीजर, फिर आता है TMR। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की। जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ गया है या फिर माइनर अटैक आ भी गया है, तो उसके बाद जिससे कि ये दिक्कतें बार बार ना आए, तो इसके लिए कुछ प्रिवेंशन हम खुद से कर सकते हैं जिससे कि हमें हार्ट अटैक से बच सकते हैं, और आ भी गया तो आगे ना आए इस चीज़ के लिए। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है स्टॉप स्मोकिंग, चूजिंग गुड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे,
फिर हेल्थी वेट, फिर होता है जैसे मैनेजिंग डायबिटीज़। जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको मेंटेन करके चलने से उसकी हार्ट की जो मसल्स वो डैमेज होने से बच सकता है। फिर आता है रिड्यूसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करो, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अल्कोहल कंजप्शन को कंट्रोल करो। फिर सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि अल्कोहल कंजप्शन आप करते हैं तो इसके साथ में जो लेते हैं अल्कोहल के साथ साथ में, वो आपके सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाला होता है, डैमेज करने वाला होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को वही सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर इनफ स्लीप लीजिए। फिर फिर आता है लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर, बीपी को बढ़ने ना दें, ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल रेंज में रखें और सॉल्ट कंटेनिंग चीज़ों से थोड़ा दूर रखें। ओके, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।